वतन आबाद रहे तू। आप सभी का नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव में आप सभी दर्शकों का मैं शब्द सुमन के साथ हार्दिक स्वागत करती हूं। और आगे के समारोह की शुरुआत के पहले नागपुर शहर जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध होते जा रहा है और नागपुर शहर के लोग अपने आप में एक अभिमान कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि हम सभी के ऊपर अभिमान कर सकते हैं। पहले नागपुर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज नागपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी है और इसमें हर एक व्यक्ति अपना सहयोग दे रहा है। और इसी सहयोग में हमारे राज साहब भी जुड़े हुए हैं। आप नागपुर शहर के लिए एक बहुत हमारे लिए बहुत गर्व के व्यक्तित्व हैं। कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर बात चाणक्य की मुझे याद आ रही है राज सर कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुनो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। कहते हैं कि हर पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलता और हर हाथी पे मुक्तामणि नहीं होती, हर जगह साधु नहीं मिलते और हर मन में चंदन नहीं होता। ऐसे हैं हमारे राज सर और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, आपने बहुत थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि आप हमारे रेडियो जॉकी हैं। रेडियो जॉकी 91.1 FM पर आपने करीब करीब 7 से 8 वर्ष तक प्रातः नागपुर को भोर से उठाने का कार्य किया है। किसी को उठाना ये बहुत बड़ी बात होती है, सुलाना बहुत आसान है। सारी निगेटिविटी भर दीजिए सो जाएगा इंसान, लेकिन उठाने के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लगती है, बहुत सारी सकारात्मकता लगती है और वो आरजे सर ने की है। बहुत सारी सकारात्मकता के साथ आपने कसक है नागपुर इस प्रोग्राम के साथ नागपुर वासियों को उठाया है। नागपुर वासी आपके बहुत आभारी हैं। यही नहीं, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंटरनेशनल जॉकी के रूप में कार्य किया बहरीन में। इसके अलावा सबसे बड़ी इनकी पहचान बनी तो कोरोना काल में हम सब, मैं नहीं थी घर पर लेकिन बाकी सभी लोग घर पर थे, हम कहीं ना कहीं कोरोना के वॉलंटियर्स बने हुए थे। हम कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे थे तो सर सड़कों पर घूमकर लोगों की स्थिति जान रहे थे, कहीं घरों में घूमकर उनकी बातों को, कठिनाइयों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अंतर्गत आपने फेसबुक पर 500 से अधिक लाइव शो किए। और आपको बता दूं, सारे जो लोग सुन रहे हैं, सड़क पर भी सुन रहे हैं या दुकानदार भाई लोग सुन रहे हैं या दर्शक दीर्घा में सुन रहे हैं या मंच पर विराजमान मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आप सबको बता दूं कि बहुत सारी तालियों के साथ इस बात का मैं जो बता रही हूँ स्वागत कीजिए कि फेसबुक आप सुन लीजिए पहले कि फेसबुक के जो ओनर हैं, जो फेसबुक के जो CEO हैं मैक्स जुकरबर्ग, हमारे आरजे सर का वो अगले वर्ष सत्कार करने के लिए उनको बुलाने वाले हैं। और मैं चाहूँगी कि हम सिर्फ ध्वनि कर्तन से ही हमारा आभार भी व्यक्त कर सकते हैं, उनका स्वागत भी कर सकते हैं। और ऐसे वतन के लिए जानिसार है वतन के साथियों, हम इस जमीन पे एक रोज आसमां बनाएंगे। और आज आप सबके बीच आरजे सर को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ, प्लीज कम आरजे सर। थैंक यू मैम। आपने कहा कि मैं सुबह सुबह लोगों को सुलाने का नहीं उठाने का काम करता था, मैं जगाने की कोशिश करता था, उठाने की नहीं। उठाने का मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, चलिए, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। आप सबका स्वागत इस 75वें अमृत महोत्सव में। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। इट्स एन ऑनर। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त हिंदुस्तान पे है, हिंदुस्तानियों पे है, हिंदुस्तानियों के कमाल पे है, हिंदुस्तानियों के काम पर है, हिंदुस्तानियों के एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन पे है, इंडिया के स्टार्टअप्स पे है।
जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो शायद भारत कर रहा है। दिन पे दिन, मिनट टू मिनट भारत आगे बढ़ रहा है। इसका अकेले का श्रेय उनको नहीं जाता है जो सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन उसका श्रेय उन सबको जाता है जो अपने आप को दिल से हिंदुस्तानी मानते हैं। तो उसके लिए आप खुद के लिए ताली जरूर बजा सकते हैं। बहरहाल आज एक स्पेशल मीट है एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने अपना काम किया, जिनकी तपस्या रही, उन सब का हम ना ही सिर्फ सम्मान करने वाले हैं लेकिन उनका काम आप तक पहुंचाने वाले हैं। मैं बहुत कम वक्त लूंगा और उनको मंच पर उनका स्वागत करूंगा। उसके बाद मैं CEO ऑफ नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की CEO भुवनेश्वरी मैम से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। मैम, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाए और हम एक एक करके एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे, आप उनका सम्मान करें और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्यवसाय जो है वो शुरू होता है बीज से। अगर उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दें तो बीज बनता है पौधा, पौधा बनता है पेड़, पेड़ बनता है वृक्ष, और उसके बाद वृक्ष को हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो बीज से पौधा बनता है तो उसकी एक जर्नी होती है, वो पौधे से पेड़ तक की एक जर्नी होती है, और उस जर्नी में स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, तपस्या होती है और सक्सेस भी मिलती है। ये सभी चीज़ों को हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उन्हें निमंत्रण दूंगा जो इस वक्त वृक्ष बने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा राहुल बजैत का, जो मैक्सिमेस से हैं। 15 साल उनका एक्सपीरियंस रहा है इन दी IT इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर कंपनी है मिहान में, पिछले 12 सालों से मैक्सिमेस, एंड काफ़ी सफलताएं हैं उनके नाम पर। A team of 80+ employees today have crafted many successful digital products for the clients, जिसमें brands हैं Kodak, Polaroid, HP and Great Place to Work। NGO संपर्क से भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा, मैं राहुल जी को मंच पर स्वागत करूँगा। राहुल जी से निवेदन है कि उनकी व्यवस्था करेंगे। वेलकम सर। would like to welcome स्मिता भाबरा मैम। स्मिता जी का स्वागत ग्लोबल साइंटिफिक इनकॉर्पोरेशन 1998 से पिछले 23 सालों से अपना काम, अपना नाम आगे बढ़ाते आई हैं। बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हुई हैं और एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी करती हैं इनकी कंपनी। मैं चाहूँगा आप तालियों से स्वागत करें। लोग कम होते जा रहे हैं, मुद्दे की बात जब भी होती है तब लोग कम हो जाते हैं, बट इट्स ओके। स्वागत करूंगा मैं एक ऐसी आर्किटेक्ट का जिनकी कंपनी सीनल श्री आर्किटेक्ट्स पूरे विदर्भ में सबसे चर्चित कंपनी रही है। उनका काम के प्रति उनकी ईमानदारी को देखकर मैं आर्किटेक्ट शीनल गायगोरे का मंच पे स्वागत करता हूँ। शी द मदर ऑफ संस्कार एंड स्वरा, दोनों ही नेशनल चेस प्लेयर रहे हैं। स्वागत है। आर्किटेक्ट हैं, इनकी कंपनी सीनल श्री आर्किटेक्ट्स। शी इज ऑल्सो कंसल्टेंट विद कल्पक इंफ्रावेंचर्स एंड माटे स्क्वायर पे एक बड़ा खूबसूरत सा कैफे है, एक ऐसा वेंचर जिसको आज नागपुर शहर जा रहा है। शुरुआत इसकी हुई थी तब जब रस्तों पे कोई नहीं उतरा था, लेकिन जब से ये लोग उतरना शुरू हुए हैं, अर्बन नुक्कड़ इज अ प्लेस टू गो। सो वेलकम शीनल गायगुरु मैम। मैं स्वागत करता हूँ रीता लांजेवार मैम का। शी इज एंटरप्रेन्योर, विशाल पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। 23 सालों से शी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1998 और प्रोप्राइटर हैं विशाल पेंट्स की, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित। विजिट की उन्होंने फॉर वेरियस स्टडी एंड for the culture and social life of Singapore, Malaysia, Germany, Ireland, Italy, US, etc. भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं कई सारी देशों में। मैं स्वागत करूंगा उनका जिन्होंने शुरुआत करी एक एंटरप्रेन्योर बनके, लेकिन अब समाज सेवा से जुड़ी हैं, थोड़ा सा राजनीति से भी जुड़ी हैं, थोड़ा सा। मैं स्वागत करूंगा मिसेस वंदना शर्मा का मंच पर। KNV's इनकॉर्पोरेशन नैनो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑफ केमिकल्स एंड एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। तो 12 साल पहले इसकी शुरुआत हुई
बहुत सारे समाज कार्यों से जुड़ी हैं वंदना शर्मा जी, एंड वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी उद्योग अघाड़ी की, सिटी कोऑर्डिनेटर है फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैडम आपका स्वागत है। पीआईए की पास प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूं चित्रा पराते जी का। चित्रा पराते मैम आपका स्वागत है। एंटरप्रेन्योर है चित्रा एंड सिरामिक्स एंड कार्ड्स कंपनी। 25 साल पहले 1996 में इनकी शुरुआत हुई। एक्स प्रेसिडेंट एंड मेंबर हैं ऑफ वीआईए लेडीज एंटरप्रेन्योर विंग। बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रही हैं पिछले 20 सालों से। मैम आपका स्वागत है। सोशल वर्क से रिलेटेड है और कई सारे सोशल अचीवमेंट्स भी हैं इनके। मैम आपका स्वागत। अब उनका स्वागत मैं करूंगा जो पहले बीज थे, अब पौधे हैं, पेड़ बनने की राह पे हैं। वो हैं जिनको अब हिंदुस्तान एक अलग निगाह से देख रहा है। सबसे पहले वो जिनको मैं वास्तविक रूप से बड़े अच्छे से जानता हूं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को हर बार मिलता है जब मैं मिलता हूं। सखा एक आर्किटेक्ट कंसल्टेंट इज मेनली वर्किंग फॉर हेरिटेज एंड टूरिज्म सिंस 4 years. One man I really call the man of knowledge. Please welcome Sandeep Sanjeev Pete. Sakha today is working on significant conservation projects with archaeological and tourism department for 4 states, जिसमें गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश है। संदीप आपका स्वागत है। Someone to whom I think everybody should give a round of applause. This girl is a girl of wonders. I always call her a girl of wonders. मैं इनसे कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन जब सुना है तब सिर्फ तारीफ सुनी है। Please welcome the unschooled artist. Please welcome फरहीन फैजान। फरहीन फैजान ने अनस्कूल्ड आर्टिस्ट नाम की एक आर्ट एंड डिज़ाइन 2018 में शुरू की। अनस्कूल्ड डिज़ाइन आर्टिस्ट इनका एक नया वेंचर जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स में शुरू होने वाला है, आर्ट नर्ड, इसकी शुरुआत होने वाली है। 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी एंड नाउ शी इज अ बिग नेम। वेलकम फरहीन। ओके, वो जो हिंदुस्तान को जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हिंदुस्तान को इन पे गौरव होता है। मैं बात कर रहा हूँ मिथिलेश वाजलवार का। मिथिलेश वाजलवार की कॉरिडोर 7 कॉफी रोस्टर्स है, 2017 में शुरुआत हुई। टेडेक्स में ये he is the first Indian AeroPress champion and the first to represent India at the World AeroPress Championship. Proud of him, proud of मिथिलेश वाजलवार। आपका स्वागत है। 3 साल से जुड़े हैं इंटरनेशनल कॉफी फेस्टिवल में की नोट स्पीकर रहे हैं, जो 3 साल पहले से अपने कार्य में जुड़े हैं। काफ़ी तारीफ होती है इनके काम को लेकर, इनके व्यवसाय को लेकर। आप सब जो मंच पर बैठे हैं, आप सबका स्वागत है। आप सब बिजनेस से जुड़े हैं। कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं इनकी कहता हूँ, कहते हैं मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आप सब अपने कार्य में, अपने काम में, अपनी मेहनत में अपना अपना नाम अपने अपने दायित्व के साथ चलते आए हैं। आज जो चर्चा है उसमें हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनके व्यवसाय के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। और जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है वो भी अगर अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें तो हम कुछ यहाँ पर आने वाले कल के स्टार्टअप्स या आने वाले कल के व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर्स को हम मोटिवेट कर पाएंगे, है ना। मैं चाहूँगा हमें माइक मिले, द माइक इज हियर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा राहुल बजैत सर से। सर आप ही से शुरुआत करूँगा। तो माइक है। एक छोटे में अगर आप अपने जब आपने काम की शुरुआत करी, मैं बात कर रहा हूँ 12 साल पहले की, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 years इन द आईटी इंडस्ट्री। सर नौकरी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, बिजनेस क्यों और क्या रही जर्नी, शॉर्ट में अगर आप बताएं प्लीज। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड व्हेन आई केम हियर आई एम बिट सरप्राइज, क्योंकि आपने मेरा नाम वृक्ष के कैटेगरी में लिया। आई वाज इनवाइटेड एज अ स्टार्टअप एंड आई रिलेट मोर इन दैट कैटेगरी। द रीज़न बीइंग स्टार्टअप
किसको कहा जाता है बेसिकली स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप when there is a environment of uncertainty and you create value out of uncertainty, that is what is called as entrepreneurship। और स्टार्टअप किसको बोला जाता है जब तक आपकी वो वैल्यू वैलिडेट नहीं होती, दैट व्हाटएवर वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इज इट गेटिंग अप्रिशिएटेड बाय इट्स एंड यूजर्स जी, तो उस लेवल तक स्टार्टअप कहा जाता है। अब मैं ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे रोज रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, सो वी ऑलवेज स्टे इन द मोड ऑफ स्टार्टअप बिकॉज वी ऑलवेज स्टे इन द स्टेट ऑफ वैलिडेशन जी। जर्नी आपने शॉर्ट में बताने को कहा है, तो सिंपल चीज़ ये है कि हमारा स्कूल में एक ग्रुप था और वहीं से कुछ ग्रुप से करने का एक हमारा जज्बा था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, आई फाउंड माई पैशन इन मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज में आई यूज टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड ऑल, एंड लेटर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर फील्ड में जी, बट आई गॉट इनटू इन्फोसिस। मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, एंड देयर आई गॉट टू आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आई वॉज ऑलवेज पैशनेट of playing the role of an enabler, तो मुझे वहाँ पे वो सिनर्जी दिखी कि टेक्नोलॉजी में वो पावर है, इट कैन एनेबल पीपल, इट कैन एनेबल बिजनेसेस, और वो मैंने राह पकड़ी कि आगे चल के हमें एंटरप्रेन्योरशिप अगर करनी है तो इसी के साथ करनी है, टेक्नोलॉजी के साथ करनी है। 3 years I worked with Infosys and then I left because while entering in Infosys itself that time I decided that I'll sail the path of entrepreneurship later जी। So उसके बाद 2009 में सिर्फ मेरी जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 4 और फेलो पार्टनर्स भी जो बचपन के दोस्त भी है, एंड दैट इज अ थ्रेड वी आर। शोले का गाना कंटिन्यू हुआ, ये दोस्ती शोले में 2 थे, हम 5 हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा स्मिता भाबरा मैम से कि वो ग्लोबल साइंटिफिक इनकॉर्पोरेशन के बारे में हमें कुछ बताएं, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई, 23 साल कैसे निकले, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, थोड़ा करीब लाए माइक को। हेलो जी। 23 साल कहाँ गुजरे बिल्कुल पता नहीं चला, सही कहा आपने जी। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ी हूँ, BSc MSc PhD इंस्टीट्यूट से ही किया हुआ है, और 10 साल एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद अचानक अपने आप, जैसे वो बोलते हैं, लोग जुड़ते गए, कारवां चलता गया, बस यही कहानी है। और PhD माइंस में की तो 4-5 साल खदानों में घूमी हूँ, फिर वहाँ रिक्लेमेशन ऑफ माइन, मतलब चैलेंजेस थे। चैलेंजेस एक प्रकार से वो आदत हो गई कि रोज़ के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव, रिसर्च होता गया, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, और शुरू पहले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद अपने आप ही डायरेक्टर सर ने कुछ 1-2 काम ऐसे दे दिए जिससे कॉरपोरेशन से जुड़ गए। फिर कुछ साल कॉरपोरेशन के लिए काम किया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रेनिंग दी स्टाफ को, पानी के क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। धीरे धीरे अपना काम शुरू हुआ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में एंट्री हुई हम लोग। फिर एक्चुअली करते करते ऐसा मुझे लगा कि लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं, पैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री वाले करते हैं, बट चला नहीं पाते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट वो है जब आप रिजल्ट्स अचीव करें। तो ये ऑब्जेक्टिव लेके वी स्टार्टेड, वी एंटर्ड इनटू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये करते करते डिज़ाइनिंग में आ गए कि कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसको कैसे करें। तो थोड़ा डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और अभी वी आर इनटू डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ स्वच्छ अभियान। तो जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो हम लोग कर रहे हैं पिछले 23 साल से। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, नागपुर हार्ट है। क्या बात है, नागपुर हार्ट है, सबसे बड़ा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। शीनल गायगोरी मैम से मैं निवेदन करूंगा,
एक ऐसी कंपनी सीनल श्री आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, एक बड़ा नाम विदर्भ में। कैसी रही जर्नी? सीनल श्री अगर देखें तो सबसे पहले इनका पहला नाम है शीनल श्री, इसीलिए क्योंकि आपके पतिदेव का नाम है श्रीरंग गायगोरे, है ना? तो सीनल श्री जब मिले तब सीनल श्री शुरू हुआ? जी तभी शुरू हुआ सीनल श्री जी। सीनल श्री की जर्नी मतलब बिकमिंग एन आर्किटेक्ट वाज डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। इनिशियली बिलोंगिंग टू अ जैन मारवाड़ी फैमिली, कॉलेज जाना, कोएड में पढ़ना, दिस ऑल टास्क वाज रियली डिफिकल्ट। बट आफ्टर दैट ग्रेजुएशन होने के बाद, श्रीरंग से शादी होने के बाद, वो ड्रीम्स तो बहुत पहले से ही थे। बिकॉज कभी भी मैं ये नहीं देख पाई कि लेडीज़ सिर्फ हमारे यहाँ होता था। आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन गोंदिया, वहाँ पे लेडीज़ सिर्फ घर पे ही रहती थी। यूजुअली मैंने हमेशा देखा सारे जेंट्स बाहर जाते थे, बचपन से मैं यही देखते आ रही थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आती थी कि वाई लेडीज़ आर नॉट मूविंग आउट। तो फिर आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद, शादी होने के बाद हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। जॉब ऑफर्स बहुत अच्छे आए, 1 साल हम लोगों ने जॉब भी किया एंड देन वी सीनल श्री आर्किटेक्ट्स हमने खुद के लिए, जैसा आपने बोला कि जॉब अच्छी है, पैसे भी बहुत अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी मिसिंग थी जॉब में। तो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम अपनी खुद की फर्म खोलें एंड जिन जहाँ भी जॉब करते थे उनके लिए भी हमने एज अ कंसल्टेंट वर्क करना स्टार्ट किया। एंड लेटर ऑन प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलते गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो 1 साल में जॉब में भी मिल गया था एंड प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलते गए एंड चीज़ें चलती गई। एंड उसके बाद अभी बहुत सारे फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई है नागपुर में, हॉस्पिटल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अभी लॉकडाउन के जस्ट पहले हम लोग काफ़ी फूड कोर्ट्स डिज़ाइन किए हैं हमने। रिसेंटली किंग्सवे हॉस्पिटल का फूड कोर्ट हमने डिज़ाइन किया है, दत्ता मेघे सावंगी हॉस्पिटल का डिज़ाइन किया। वो करते करते एक स्पेस आई हमारे पास ऑफिस के ही नीचे, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया दैट अर्बन नुक्कड़ कि हम अपने लिए एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करते हैं। बिकॉज आई एम वेरी फूडी और फॉर माई सन ऑल्सो, ही ऑलवेज वांटेड कि मम्मा आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो आप उसको बेचते क्यों नहीं। दैट बिजनेस माइंड वॉज देयर इन मी एंड दैट इज़ देयर इन माई सन ऑल्सो। तो हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया एंड दैट वे अर्बन नुक्कड़ स्टार्टेड। ओके ओके, बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस। मैं निवेदन करूंगा रीता लांजेवार मैम को, विशाल पेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। कहते हैं कि घर को सुंदर करने के लिए घर को पेंट किया जाए और घर को और ज़्यादा सुंदर किया जाए। जब आपने 23 साल पहले इस वेंचर की शुरुआत की, कितनी तपस्या, कितनी तकलीफ, कितने स्ट्रगल्स, या बस पेंट करते गए और करोड़ों आते गए? तपस्या तो थी, लेकिन एक एक पल मैंने एंजॉय भी किया। क्या बात? क्योंकि मैं सीखते गई, मैं एंजॉय करते गई, मैं खुद को ग्रो करके गई। लर्निंग इज अ प्रोसेस, वो मैंने सीखा। एक्चुअली क्या होता है कि मैं आफ्टर मैरिज ही इसमें आई, तो आफ्टर मैरिज जनरली क्या होता है, लड़कियों एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि जब घर में सब है, सब अपने को इजीली अवेलेबल है और घर में भी अच्छा हो रहा है, तो फिर आराम से। लेकिन मुझे एक था कि मुझे कुछ करना है। हमारा पहले फैमिली बिजनेस ही था ये पेंट्स का। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ ज्वाइन हुई, वहाँ पे मैंने एक से एक ज़ीरो से स्टार्ट किया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफरेंट कल्चर, बिकॉज आई वॉज बिलोंगिंग टू द सर्विस फैमिली और ये बिजनेस फैमिली थी, तो पूरा ही कल्चर अलग था। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया, अकाउंट्स सीखे, फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, टेक्निकल पूरा सीखा, R&D। और जब पूरी फैक्ट्री ख़त्म हो जाती थी, सब लोग चले जाते थे, उसके बाद मैं अपने ट्रायल्स लेती थी और बैचेस लेती थी और रात को 12 बजे तक चलते थे हम लोग। फिर देखते रहते थे कि क्या हो रहा है उसमें। फिर उसके जो विस्कोसिटी, वेट पर लीटर, ग्लॉस, ये वो सब टेस्टिंग वो सीखा। फिर वो मैंने खुद किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे मीन टाइम ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारे हम लोग डेकोरेटिव पेंट्स में थे और बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। जैसे डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत सारे लोग आ गए और प्राइस भी एकदम कम, कि कॉम्पीट करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तब हम लोगों को एक मेजर डिसीजन लेना पड़ा। फिर मैंने आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से मैनेजमेंट कोर्स करने का चांस मिला हैदराबाद।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। वहाँ से मुझे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो मैनेजमेंट कोर्स है वो करने का चांस मिला। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम लोगों को ये डेकोरेटिव फील्ड बाजू में रख के स्पेशलाइज फील्ड में जाना है। फिर मैंने उसका ट्रेनिंग लिया और स्पेशलाइज फील्ड और इंडस्ट्रियल पेंट्स, जो इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों के हिसाब से जो पेंट्स रहते हैं, जैसे स्टोविंग पेंट्स है, इपॉक्सी फ्लोर पेंट्स रिसेंटली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो वो सब ट्रेनिंग लेके मैंने पूरा यूनिट सिटी से हिंगना MIDC में शिफ्ट किया एंड दैट इज़ ओन्ड बाय मी। और मैं ऑलमोस्ट सभी कुछ उसमें देखती हूँ। टेक्निकल है, मेरे हस्बैंड भी हैं और बाकी के भी लोग हैं, लेकिन मैं तो पूरा होल एंड सोल ऑफ दैट फैक्ट्री इज मी। आई हैव स्टार्ट मीन्स मेरा पूरा लगा हुआ है उसमें और मेरी जान भी लगी हुई है और आई एंजॉय वर्किंग देयर। मैं सब काम करने बहुत एंजॉय करती हूँ। ये जो 23 साल 24 साल गए, ये मैंने पल पल एंजॉय किए हैं, सब सीखने में, लर्निंग में, ग्रोइंग में, खुद में जो चेंजेस आए वो देखने में। और एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग ऐसा काम करते हैं ना, तो हम लोगों को सिचुएशंस पता चलती है, हमारे सर्कमस्टेंसेस और लोगों के सर्कमस्टेंसेस, और उसमें हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है या क्या करना है उसकी भी समझ आती है। वी बिकम स्मार्टर। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो इट वॉज लाइक दैट। और अभी हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी, और पूरा इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली हमारा इंडस्ट्रियल पेंट्स ही है। तो दैट वाज वन। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि आज हम लोगों को ये अमृत महोत्सव के प्रोग्राम में हम लोगों का हमारा अमृत महोत्सव में कंट्रीब्यूशन हुआ। तो दैट इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। वो जिनको अब मैं स्वागत करने वाला हूँ उनका, उनसे मैं कई बार जब मिलता हूँ तो हर बार उनको मैं छेड़ता हूँ ये बोल के कि अब की बार तो मुस्कुराती हैं, आज फिर मुस्कुराएंगे। प्लीज KNV's इनकॉर्पोरेशन की ओनर, प्लीज वेलकम वंदना शर्मा मैम। वंदना मैम नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आज सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैं अभी सुन रही थी तो मेरी और रीटा की कहानी मोस्टली एक जैसी ही है, क्योंकि मैं भी सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी शादी के पहले, और मेरी शादी हुई इसी बेसिस पे एक शर्त ले कि लड़की साइंस साइड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली थी। तो क्योंकि उसको यहाँ पे आकर बिजनेस ज्वाइन करना है और R&D वगैरह ये सब लैब टेस्टिंग रहता है, तो उसको नॉलेज है। तो इस करके मेरी शादी मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरी एजुकेशन बेस अच्छा होने के कारण, साइंस साइड होने के कारण इतनी अच्छी फैमिली में मैरिज हुई। और यहाँ आई तो जो टेस्टिंग होती थी हम लोगों का पूरा केमिकल्स का, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीबैक्टीरियल और सब केमिकल नैनो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जो अभी इंडिया में शायद ये चीज़ बहुत न्यू लोगों को लगता है। जो अभी इसका आगे फ्यूचर में जो फोल्डेबल टीवी वगैरह आ रहे हैं, जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, मोबाइल इतना स्लीक आ रहा है, ये उसमें जो रॉ मटेरियल जाता है ग्राफीन करके, वो हम लोग की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो लेकिन मैं करती तो थी सब साथ में उन लोगों के, बट मेरे को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होना था कि मैं अपना कुछ करूँ। और मेरा ना एक सोशल फील्ड का एक कीड़ा, आपको पता है राज की रहता ही है, समाज सेवा करने का। तो हम लोग जब मैं मतलब अपने हस्बैंड के काफ़ी फॉरेन घूमने गई थी, और शायद मेरी और आपकी मुलाकात भी सबसे पहली बार इसी बात पे हुई थी कि आपके शो में ये बोला था कि जिसके पासपोर्ट पे सबसे ज़्यादा फॉरेन छापते हो तुरंत मेरे पास आए। तो मैं आपके ऑफिस आई थी और उसी वो फर्स्ट हमारा और आज का इंट्रोडक्शन था। तो लेकिन हम जब फॉरेन घूम के आते तो हम लोग तो अच्छी कंपनी से आते थे, वहाँ मैंने देखा बहुत से लोग जब घूम के आते थे तो वो बोलते थे अरे इतना अच्छा हमने क्यों अपना प्लान किया, छुट्टी करी ये वो, और उनको ना ट्रैवलिंग कंपनी जो सही नहीं मिलती थी। और एक बार इंसान घूमने जाता और उसको अगर ढंग से नहीं मिले तो मेरे अंदर वो जो समाज सेवा का था, तो मैंने सोचा कि ना एक तो हम ट्रैवलिंग कंपनी ऐसी खोले। मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिल के, इसमें मेरी फैमिली का कोई वो नहीं है और ना हमें
ऐसा अर्न की ब्रेड एंड बटर की भी होनी थी, तो हमने फिर ऐसी स्माइल इंडिया टूरिज्म कंपनी जो खोली, जिसमें कि हम बहुत ही रीजनेबल में उनको वो सब फैसिलिटीज़ यानी उनका मेमोरेबल ट्रिप कराते थे। और वो बहुत ही अच्छा रहा काफ़ी, क्योंकि हमारा VIE LEW हम लोग का ग्रुप था, वो हम लोग जब मैं लेके गई अंडमान निकोबार तो इतना इन्जॉय किया, सबने इतना इन्जॉय किया कि आज भी बोलते हैं कि लॉकडाउन ओपन हो और फिर जाना है। तो मतलब ये मेरा खड़ा हुआ वेंचर था जो था बाकी फैमिली का। और हमारे इसमें नैनोजोन जो एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है वो अब क्या है यहाँ पे सबको बताना, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप एक बार इसको ब्लैंकेट भी, बेडशीट, कपड़ा, कोई भी कपड़ा उससे धो देते हैं, आप उसके मतलब उससे ट्रीट कर देते हैं, तो उसके बाद आप 100 वॉश कर, मतलब आपका ये जो वायरस का इन्फेक्शन का डर होता है वो नहीं रहता। ये पूरा सर्टिफाइड रहता है हमारे पास कि आप ये प्रोडक्ट जो सरफेस कोटिंग रहती है एंटीबैक्टीरियल, एक बार अगर आपने घर में उसको ट्रीट कर दिया, पोछा मार दिया या हैंडल या दरवाजे खिड़की उससे ट्रीट कर दिया, स्विच बोर्ड वगैरह, तो आप अगले 3 महीने तक आपको उसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा प्रोडक्ट है। और हम रेलवे में भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कोरोना लॉकडाउन में ब्लैंकेट्स वगैरह देना बंद कर दिया है, बेडशीट वगैरह। तो हमारा आंसर अभी चल रहा है कि अगर आप इससे ट्रीट करके बेडशीट और ब्लैंकेट को इससे एक बार ट्रीट, उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, वो तो एक लिक्विड है, आपने उसको डिप किया, उसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया, उसके बाद आपके अगर 100 बार भी वो वॉश हुआ या वही ब्लैंकेट वो दूसरा व्यक्ति भी यूज़ करता है तो भी उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, तो वो चल रहा है। और मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ समाज सेवा के कारण ही। मेरे को राजनीति में भी ऑफर आया तो मैंने वो भी ज्वाइन किया है, और वहाँ पे भी मैं टोटली मतलब लोगों की सेवा के लिए काम कर, क्योंकि जो मैं समाज सेवा करती थी ना, तो मुझे ना उनकी मदद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता था। NMC वगैरह के चक्कर का ही पता नहीं किससे कांटेक्ट करो, कैसे इनको क्या करवाओ। तो इसमें आने के बाद हम आज जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उन्हें बराबर तुरंत बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये एक तरीके से समाज सेवा की वजह से यहाँ आना हुआ मेरा, इसलिए। और वो तो मैं हमेशा कहूँगी अब की बार। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा चित्रा पराथे मैम का। चित्रा सिरामिक्स एंड कार्ड्स कंपनी 1996 से शुरुआत हुई, 25 साल की जर्नी 2 मिनट में आपको खत्म करनी है, पता नहीं कैसे करेंगी आप। एक बड़ी जर्नी है, लेकिन कैसे बोलेंगे, लंबा सफर। धन्यवाद राज। और अपने आप को आप सबके सामने 75 अमृत महोत्सव में देखकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू मैम। हमारा ये सफ़र अगर मैं कहूँ कि ये अनप्लान्ड, तो शायद गलत नहीं होगा। अनप्लान्ड। मेरी पढ़ाई मेरे प्रोफेशन से मैच नहीं होता, और मैं स्टार्टअप में यही एक सबसे पहले संदेश दूंगी कि आप कभी भी इस चीज़ को बाउंडेड ना करें कि आपने जिस फैकल्टी में पढ़ाई की है उसी में करियर बनेगा। ये बाउंडेशन आपको कहीं ना कहीं सीमित कर देता है। तो मेरी पढ़ाई, मैं बहुत ही आउटगोइंग या एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल, हम मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही, क्योंकि मैं भिलाई को बिलोंग करती हूँ और भिलाई में रशिया इंडियो कोलैबोरेशन में, तो 1 साल कल्चर यहाँ, 1 साल मॉस्को में, तो इस तरह का मेरा परवरिश थी। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदलता है, और उस बदलते परिवेश को अगर आप एज ए चैलेंज लेते हैं तो शायद बहुत अच्छे से एडजस्ट भी करते हैं और उससे कुछ रास्ते भी निकल आते हैं जी। तो बस इसी तरह मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये था कि अगर दोनों बाहर निकलेंगे तो शायद बैलेंस नहीं रहेगा जी। तो बस यही एक उसके पीछे था। लेकिन कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद, उनसे सामंजस्य करने के बाद, उनको भी समझ में आ गया मेरे पोटेंशियल्स, और मुझे भी बहुत कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि मैं हिंदी साइडर, शादी हुई मराठी फैमिली में, तो थोड़ा एडजस्टमेंट रहता है। पर जब उनको समझ में आया
और फिर जो मेरा बचा हुआ समय था उसको मैं अपने हॉबी, जो शायद उस समय आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो शायद आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन था और वो मैंने रिफ्यूज़ किया कि शायद मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दैट टाइम आई वाज रॉन्ग, एमएससी में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो बस इसीलिए वो चेंज किया था कि मुझे कुछ और करना था। फिर कुछ समय जाने के बाद हमने एक ये पेंटिंग्स वगैरह शुरू की और मैं अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझती हूँ। परिवार बहुत अच्छा था जो समझता था, और ये शुरुआत होते ही बहुत कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं। मुझे बाहर के ऑर्डर्स आए, जैसे गोवा से कुछ जो टूरिस्ट वगैरह आए थे जिनके वहाँ पे जो रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके ओनर्स वगैरह, तो उन्होंने जब पेंटिंग्स वगैरह देखी तो मुझे वहीं से एक बाहर के लिए मौका मिल गया। फिर कुछ यहाँ पे एक देखिए स्टील प्लांट है जो जिसमें चाइनीज़ कोलैबोरेशन में निको ग्रुप, तो उसके जो गेस्ट वगैरह आते थे तो उन्होंने भी जब देखा तो मेरे आइटम्स चाइना जाने लगे। तो मुझे बिना शायद मेहनत के, पर बिना मेहनत नहीं, आपको अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल आपके वर्क में दिखाना पड़ता है। अगर काम नहीं तो कुछ नहीं। तो शायद यही एक वजह थी कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, एक डेडिकेशन, और बस रास्ते खुलते चले गए। पर बीच में एक थोड़ा सा जो एक टर्न आया मेरी लाइफ में कि उस समय मेरी जो पेंटिंग्स थी वो मिसेस दर्डा, ज्योत्सना दर्डा, उस ग्रुप के साथ भी मैं थी, संचय थी, जो इन नामों को इसलिए ले रहे हैं कि इन नामों से नागपुर परिचित है जी। और तो जोस्ना, इनके यहाँ भी दर्डा जी हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा है जी। वो मेरी सहेली थी जी। और उनके यहाँ भी मेरी पेंटिंग्स वगैरह लगी थी। तो हमारे एक फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड घर आते थे, उन्होंने कहा भाभी अगर आप इस तरह की आप बिजनेस करती, उसमें एक ही पेंटिंग के मिनिमम 50,000, क्या बात, लेकिन बोले आप सिर्फ सीमित हो जाएंगी कुछ घरों में, आप कुछ ऐसा करिए कि हर घर में आप पहुंच सकें। और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ से एकदम कमर्शियल जो टर्न होता है, फिर मेरे प्रोडक्ट्स, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह शुरू किए। वो मेरे हर मॉल में सप्लाई होते गए, इवन अब्रॉड भी हम लोग सप्लाई करते थे, वॉलमार्ट वगैरह में भी हमारे सामान गए हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। अगेन एक टर्निंग पॉइंट आया जब ऐसा लगा कि हमारे जो हैंड में जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनके बुरे दिन आ रहे हैं, उनसे काम छिनता जा रहा है, क्योंकि चाइनीज मार्केट पूरा कैप्चर कर रहा था। सच बात। तो हमने पूरी कोशिश की कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट करते हैं उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, और उनके प्रोडक्ट को ही सिर्फ मैं मार्केटिंग करती हूँ। तो मेरा शुरू से हैंडमेड में महारत था, तो मैंने फिर इन सब को जोड़ते हुए सारे काम करने शुरू किए, और फिर हमने हैंडमेड प्रोडक्ट्स के थ्रू हिंदुस्तान लीवर, पॉन्ड्स और कुछ कंपनीज जिनके लिए यहाँ पे कैलाश एक कंपनी है, उनको हम लोग जो दिवाली में उनको लगते थे, तो हिंदुस्तान लीवर को हम लोग 1 लाख प्रोडक्ट, पॉन्ड्स को 1000, ऐसे हमारे मतलब मल्टीपल होते गए, उनको भी हम काम देते गए और अपनी भी विरासत को बचा के रखने में कामयाब होते गए। बहुत बढ़िया। तो बस यही जर्नी और कोशिश आगे यही रहेगी कि जितने जुड़ते जाएं कारवां चलता जाएगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you to all the officials of Smart City and NMC, and to all the vendors and all the people of Nagpur here in Sitabardi. छोटी सी बात ही बोलूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सखा एक्चुअली 4 साल पहले स्टार्ट हुआ। मैंने अपना आर्किटेक्चर नागपुर से ही किया, और उसके बाद हेरिटेज में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लिया भोपाल से, और उसके बाद जब मैं आके नागपुर में काम करने लगा तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफ़र आया था कि तंजावुर से, तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के एक पैलेस पे काम करने का मौका मिला। तो मैं प्रेजेंटेशन देने चला गया। मैं सोचा इतने कम उम्र में तो शायद ही कोई सिलेक्ट करेगा हमें,
बट तंजावुर के जो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट था उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट किया, और मेरी जो फ्रेंड थी वहाँ पे लोकल, शी सेड संदीप व्हाट आर यू डूइंग, आई सेड अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो शी सेड जस्ट यू हैव टू पैक योर बैग्स एंड कम बैक टू दी चेन्नई एंड तमिलनाडु। सो मैं लिटरली शॉक हो गया, और मतलब उस पूरा दिन मैंने डिलेमा में बिताया। तो मतलब मेरे माइंड में उस दिन का कोई मोमेंट रिकॉर्डेड नहीं है। मैंने मेरे पिताजी से बात किया, और उस जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ सर से भी बात किया। सबसे पहले मेरे पिताजी को मैंने कहा कि पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं शायद नहीं जा पाऊँ तमिलनाडु, और मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँगा। सो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनी, जो उन्होंने कहा तुझे पता है किस चीज़ से डर लग रहा है? तो मैंने बोला मेरे को एक ही चीज़ से डर लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गया और वापस नागपुर आ गया तो मतलब छोटा सा शहर है, लोग शायद मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे इतने छोटी उम्र में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते, थोड़ा और काम कर लेते तो शायद जाने मिलता। मैंने पापा को बोला पापा इसी चीज़ का बस मुझे डर है कि कहीं लोग मुझे फिर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई पता नहीं है। पापा ने कहा एडिसन के बारे में कितना जानते हैं तू? मैं बोला पता है कि ऐसा ऐसा इन्वेंशन है। तो बोले तुझे पता है वो कितने बार फेल हुए? मैं बोला नहीं। तो पापा ने तब बोला कि फेलियर किसी को पता नहीं रहता है, और मैं एक्चुअली कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता। मेरे पिताजी कोल माइंस में काम करते हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, और हम लोग कोल क्वार्टर्स में ही पूरा बचपन बिताया है। तो उन्होंने कहा कि फेलियर किसी को भी याद नहीं रहता, जिनको याद रहेगा वो तेरा सक्सेस है। तो अगर वहाँ पे जाता है और थोड़ा भी काम करता है, थोड़ा भी नाम करता है, तो भी एक तरीके का सक्सेस काउंट है। और मैं जब रिटर्न आया उस प्रोजेक्ट के बारे में दैनिक भास्कर ने छापा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उन्होंने लिटरली ऐसा लाइन में उसका उल्लेख किया था कि 300 साल पहले मराठास यहाँ से तंजावुर की तरफ गए थे, और उसके बाद फिर एक मराठा गया है वहाँ के किले की मरम्मत करने के लिए। सो इट वॉज अ वंडरफुल पॉइंट। उसके बाद कोई भी ट्रेन जर्नी रुकी नहीं, स्पेशली कोरोना में थोड़ा वीडियो कॉलिंग पे काम चला, बट ट्रेन जर्नी और जर्नीज चलती रही। हमने तमिलनाडु में अभी हमारा एक सेकेंडरी फर्म है चेन्नई में, उसके बाद हम लोग गोवा, मध्य प्रदेश टूरिज्म, गोवा आर्कियोलॉजी, उसके बाद यहाँ सेंट्रल आर्कियोलॉजी नागपुर में, और 4 साल बाद अभी रिसेंट मार्च में मेरा जो मन था कि मेरे नागपुर का मेरे को सर्विस करना है हेरिटेज में, इट गॉट सक्सेसफुल एंड आई गॉट अ वर्क ऑर्डर फ्रॉम एनएमसी। और हम लोग यहाँ पे उदासीन मठ सतरंजीपुरा में एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कॉन्जर्वेशन का। एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि 4 स्टेट्स में अलग अलग प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अलग अलग स्मार्ट सिटीज़, हमने सागर स्मार्ट सिटी में बीच में काम किया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल काम था। और मैं टाइम टू टाइम स्मार्ट सिटीज़ वालों से मिलते रहता हूँ, और ये बोलते रहता हूँ कि हमें भी कुछ उस टाइप के काम इनिशिएट करने चाहिए। तो जैसे वहाँ पे वेल्स को उन्होंने रिस्टोर किया, छोटी छोटी वेल्स है मैम, उन्होंने एक एक वेल पे 2-2 करोड़ का सैंक्शनिंग लाके उन वेल्स को क्लीन करने का काम किया, और उन वेल को कंपाउंडिंग का काम किया ताकि कोई कैटल या कचरा उसमें गिरे नहीं। तो एकदम छोटा छोटा काम है। मुझे लगता है कि जो अथॉरिटीज़ है, हमारे कंट्री की जो अथॉरिटीज़ है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर से थे, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारा स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट, एनएमसी डिपार्टमेंट, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए आज सैटरडे है और संडे अगर ये एमएनसी में होते हैं ना तो यहाँ पे नहीं होते। बिल्कुल सच। तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये मतलब इनका सर्विस मैंने देखा है। मेरे आर्कियोलॉजी के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे नागपुर में सर्व किए, मैं बताता हूँ, हम लोग संडे को बहुत लेट रात तक काम कर रहे थे, क्योंकि मंडे मॉर्निंग हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट था सर के साथ, और बल्लार शाह फोर्ट पे काम था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ये लोग दिन रात काम करते हैं, सैटरडे संडे नहीं देखते, मॉर्निंग इवनिंग नहीं देखते। मैंने गोवा में काम किया, हम लोग गोवा के चर्च में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट सर बहुत देर तक रुके थे। तो पॉइंट यहाँ पे कि इतने 4 साल हो गए, 4 साल में हमने 4 स्टेट्स को अब तक सर्व किया है, और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी हमें रिसेंटली एनएमसी को भी सर्व करने का मौका मिल रहा है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे एक छोटा सा बात बोलूँगा, कोई भी चीज़ करने का सही मौका अब है। ये जो पुरानी कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब माने होता है नाउ। तो इट इज नाउ इज द राइट टाइम। आपको अगर आपके पैशन को फॉलो करना है, आपको अगर कुछ भी करना है, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि कहीं फेल हो जाओगे, थोड़ा सा लगेगा कि बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, बट एक बात बोलता हूँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको काम ही काम को खींचेगा। अभी रिसेंटली परसों का डिस्कशन है, मुझे आर्कियोलॉजी जम्मू कश्मीर से फ़ोन आया था कि सर आप यहाँ पे आ पाएंगे क्या, तो आई एम प्लानिंग माई नेक्स्ट वीक टू जम्मू कश्मीर। तो मतलब काम ऐसे है कि
आप आपका काम, आपका जो डेडिकेशन है वो आप कंटिन्यू रखिए, तो बराबर आपको राह खुलते जाएगी, लोग मिलते जाएंगे और आप दिल से सर्विस कीजिए। दैट्स द ओनली थिंग। तो स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक ही गोल है कि आप अब शुरू करिए अब। और ये जो टाइम है फिलहाल हम लोग जिस टाइम पे हैं, ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम। राज भाई ने 500 से ज़्यादा शोज फेसबुक पे किए। ये बेस्ट टाइम इसीलिए क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने वाला क्राउड यहाँ पे है। आप जो कर रहे हैं उसे प्रोत्साहन देने वाला क्राउड यहाँ पे है। हमारे डिपार्टमेंट्स आज बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन है, आप उनसे बात कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बोले कि नहीं मैं इसका जवाब दूंगा। आरटीआई है, बाकी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप अभी करिए, यही सही टाइम है आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करने का, यही मैं मैसेज आपको दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी एंड इन्वाइटिंग मी। आई एम स्टिल अ वेरी स्मॉल आर्किटेक्ट, अभी शुरुआत है हमारा 4 साल से, अभी और काम करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप पटेल। युवा 2020, 21, 19, 20 बड़ा ट्रबल सम टाइम था। 21 में भी फिर कुछ महीने, कई महीने निकल गए। कैसा रहा ये सफ़र अब तक? सफ़र के बारे में बात करने से पहले नहीं, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों के सफ़र की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वाला तो काफ़ी हुआ, ओके। हिंदी वाले में बड़ा मज़ा आया। बहुत बढ़िया, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच नागपुर स्मार्ट सिटी और एंड द ऑर्गेनाइजर्स। इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। मतलब आते साथ ही ऑर्गेनाइजर्स ध्यान दे रहे थे, सब बैठे कि नहीं, पानी मिला है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी। जैसे आपने कहा कि हम पौधे, तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ प्लांट। मैं अभी भी वो सीडलिंग में से छोटा सा अंकुर निकला है, तो आई कंसिडर माई सेल्फ दैट मच। तो जर्नी कुछ ऐसी है कि बचपन से आर्टिस्ट बनना था, पर कैसे बने, तो पढ़ाई की, फिर पता चला कि नहीं इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज़ चल रहा है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत सही है। तो मैंने भी सबके साथ ट्यूशन्स लगा ली, सब किया। सुबह 5 बजे उठ के ट्यूशन्स पे भागो, देर रात तक पढ़ाई करो, सब किया। पर बैक ऑफ द माइंड था कि नहीं आर्टिस्ट तो बनना है, ये भी कर लेंगे पर आर्टिस्ट भी बनेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो पता चला अच्छा डिज़ाइनिंग भी कोई करियर होता है, अच्छा डिज़ाइनिंग स्कूल्स भी होती है, ये तो पता ही नहीं था। तो अब डिज़ाइनर भी बनना है। फिर धीरे धीरे पता चला साइकोलॉजी भी है और अच्छी खासी पढ़ाई होती है, अब तो साइकोलॉजी भी करनी है। फिर इन करियर्स में और डिटेल में देखा तो डिज़ाइनर फैशन का भी है, प्रोडक्ट का भी है और इंटीरियर का भी है। अब अपन को तो सब करना है, पर सब कैसे करें, और कॉलेजेस में तो एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो एक कॉलेज में गई, 10 दिन बहुत अच्छे से किया, पर वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा रहे थे, एक ही पे फोकस कर रहे थे और मुझे करना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो और कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, सीखना तो है, अगर कॉलेज नहीं तो कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो दूसरे तरीकों में मैंने सोचा जिन लोगों ने पहले से पढ़ लिख के अच्छा पूरा काम के एक्सपीरियंस किया है, क्यों ना हम डायरेक्टली उनके पास जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी अमेजिंग लोग हैं नागपुर में जिनके पास मैंने इंटर्नशिप्स की, वहाँ पे उनसे डायरेक्टली नॉलेज गेन करने की कोशिश की। फिर वैसे सीखते सीखते एक्सपीरियंस करते करते एक बार हमने 21 दिनों में एक स्टार्टअप भी इस्टेब्लिश किया। तो दैट 21 days अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स, दैट वाज माय MBA प्रोग्राम। तो ऐसे शॉर्ट में हमने MBA भी निपटा लिया। फिर आर्टिस्ट बनना था, तो देयर इज अ स्टूडियो कॉल्ड अलग एंगल। तो वहाँ पे इतने अमेजिंग और बड़े आर्टिस्ट थे। जो अक्सर होता है ना कि नागपुर में आप छोटे शहर से अगर पढ़ाई किए फिर बड़े शहर में गए फिर आप वहीं के हो जाते जी। पर नागपुर में माशाल्लाह इतने अमेजिंग लोग हैं जो बाहर से भी पढ़ के वापस आते हैं, दे गिव बैक टू नागपुर। तो ऐसे आर्टिस्ट से जान के मैंने स्कल्पटिंग, पेंटिंग ये सब सीखा। देन अब डिज़ाइनिंग बचा था, तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं असद सर के पास गई, असद फिरदौसी। ही इज़ एन अमेजिंग डिज़ाइनर, लाइक ही इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड ही इज स्टिल इन नागपुर ट्राइंग टू डेवलप इट। उन्होंने मुझे फर्नीचर डिज़ाइनिंग सिखाई, इंटीरियर्स के बारे में सिखाया। एंड यहाँ पे वी हैव मिथिलेश वजलवार, तो ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू डिज़ाइन हिज इंटीरियर्स। सो ऐसे करते करते देन आई गॉट इनटू एडवर्टाइजिंग। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि
एडवर्टाइजमेंट में लोग कितने अच्छे से अपनी बात कन्वे करते हैं। लोग यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट स्किप करते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट सर्च करती हूँ। बहुत बढ़िया। So ऐसे I connected with a lot of advertisement agency. I worked as a creative head for 3 years with them, along with my studio. फिर ऐसे करते करते फिर अब सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अब सोसाइटी ने कर दिया है। So what I've done is I try to mix art, design, psychology and do something for the society. So I've developed products like a fashion accessory especially for visually impaired people. कोई एक ऐसी एक्सेसरी जो सिर्फ उनके लिए है, वही पहन सकते, उसे एंजॉय कर सकते, and that is a conversation starter. Wow, how amazing! And the journey continued, और आप जैसे बहुत अच्छे लोगों ने थोड़ा recognize भी किया. That's how I got projects like Drishti Brahm, which got featured on Amazon Prime. And this journey is continuing. Amazing, amazing. Congratulations. Thank you. Amazing. Can we have a round of applause, please? एक बार जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज शेयर हो रही है। So thank you so much for the introduction and thank you so much for having me over here. I'll tell you exactly, I'm not the person, I'm not just the person who will give you coffee, but I'm more than that. So basically, I'm the person who companies come to and they send their coffees from different parts of the world. And I'm a professional coffee taster. So, जो India में just 23 coffee tasters है, I'm the only one who has done it from Australia. And in that exam, basically you end up tasting like 700-800 cups of coffee. You start scoring. So basically, coffee is the largest traded commodity in the world, second largest traded commodity in the world, of course legally. And जो भी मेरा scoring रहता है coffee का, that is valid on the London and New York Stock Exchange. Alright, so that is basically what I primarily do. Corridor 7 Coffee Roasters is a company which is just 400 meters away from here. If you go straight and take a left, we are based out of that place. Okay. And हम लोग 180 square feet space से शुरू किया हमने हमारा काम. So I work with only Indian coffee farmers. So one thing I'm really proud about is the Indian coffee is not just being supplied outside, alright? But what I'm proud about is we as Indians have taken Indian coffee as a privilege, okay, as a more better product. क्योंकि होता क्या है usually कि when you get coffee from outside, आप बहुत proud होते हैं कि मैंने coffee बाहर से लिया है, मैंने यहाँ से लिया है, I've got this thing. But we as a community have successfully established one thing, that Indian coffee is very much easily drinkable, much more than drinkable. तो विदेशों में लोग कहते हैं ये Indian coffee. Yes, exactly. Thank you so much for that. So yeah, so we are proud about that. So I am actually happy about that. Indian Aeropress Championship का जो what you spoke about was इंडिया में बहुत सारे coffee championships अभी शुरू हो रहे हैं. And Aeropress is basically a way of brewing coffee. So in short, I source the coffee from the farmers directly, the green beans, and we roast it over here. So green to roasting hota hai, and then we ship it all over the country and outside. So there are various ways of brewing the coffee. Espresso, Aeropress, we got pour overs and all these things. So Aeropress is a championship जो first time 2017 में हुआ था इंडिया में, and I'm really happy that I won the championship and represent India at the World Aeropress Championships. So it's almost like Olympics in coffee, to be honest. So that whenever championships come in anything, I'm up for it, because I was a national level badminton player. I played for like good 14 years, represented the city, state, college, university, schools. So yeah, a little bit about Corridor 7. What it does is we are not just a cafe. So basically the rule over there, or the internal rule over there, is that कोई customer अगर आ रहे हैं तो आप सिर्फ coffee पी के नहीं जाओगे. You better have a conversation with us rather than a transaction. So that is the entire mindset that we want, so that people kind of get to know what coffee is. And as we speak, there's another space that is getting constructed in Dharampet, which is a very big space. And over there, once you walk in, you cannot just drink the coffee and go out. You have to walk in. You have to look what we do. You have to see what the potential of Indian coffee is about. You can actually make your own coffee also over there. So it's almost like an experience center I'm building right now. And in probably 2 weeks it will be starting. So
hopefully All the it very works. best. Yeah. Thank you, Mithil. Thank you so much. So proud of you. Entrepreneurship is one thing that you got to marry the failure and not run behind the success, and your best times are when you are the lowest and you're failing the most, because that is the time you discover yourself and आपको समझेगा कि कौन आपके साथ है. So it's very very simple. If you are scared of failure, then I think just don't do it. So that's about it. बहुत बढ़िया. Thank you so much. Just the source of income. It is the source of satisfaction. It is source of the happiness. हम लोगों को काम करने से हम लोग और स्मार्ट बनते हैं, यूथफुलनेस आता है, हम लोग बहुत चीज़ों से अवेयर होते हैं. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए. और नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा होती है इसमें. हम कई बड़े लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से या काम करने वाले लोगों से मिलते हैं और फिर ऐसा चांस भी मिलता है राज की बात का. Thank you, ma'am. तो ये भी एक है कि जस्ट इनकम के लिए नहीं रहता है काम. हम लोगों को एक हैप्पीनेस मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन, एक आइडेंटिटी होती है अपनी, वो होती है. ठीक है, हम इसको सक्सेस मंत्र लेते हैं. आप फरीन, आप माइक ले लीजिए. मैं वंदना जी आपके बताता हूँ. बिल्कुल काम करते रहो, सोचो कम, करो ज़्यादा. फेल हो जाओगे बट फेथ मत छोड़ो. फेथ अपने आप पे और फेथ उनके लिए जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं. हम लोग का स्टूडियो 4 साल का स्टूडियो है, बट पिछले 4 साल में तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों ने अपना जॉब वहाँ पे किया है, इंटर्नशिप वहाँ पे किया है. और नागपुर के बाहर से भी बच्चे आते हैं, वो बिल्कुल मतलब पास के हॉस्टल में रहते हैं, अपने मन से ही हॉस्टल ढूंढ लेते हैं. दे जस्ट कम कि सर हमें सखा में काम करो. सो आई फील वेरी हैप्पी. और वो आते हैं जैसे इस तरीके का काम के लिए कि जैसे हेरिटेज पे है या थोड़ा कल्चरल रिलेटेड है, ये थोड़ा यूनिक है. तो आई रियली फील हैप्पी कि नागपुर अपने आप में यूनिक चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. तो फेथ और फेलियर, ये दोनों चीज़ें आप अपने पास रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वही मंत्र है बस. थैंक यू. मैं मानती हूँ कि लाइफ इज इटसेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप. हम अपने बिजनेस में जो भी जितने लोग बैठे हैं बिना स्ट्रगल के किसी ने भी सक्सेस नहीं पाई है. हमारे लाइफ में भी वैसे ही स्ट्रगल भी आते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिविटी को अपने अंदर कायम रखते हुए और एक लगन और कर्मठता से, जिसको बोलते हैं ना, फोकस होकर काम करते रहना पड़ेगा. तभी हम सक्सेस जरूर एक दिन पाएंगे. और ये इंडिया नहीं बोलूँगी, मैं दुनिया बोलूँगी. यहाँ पे ना लोगों को बहुत समझाना पड़ता है. कोई भी चीज़ अगर आप इनोवेटिव लाते हो जैसे सब लोग लाए हैं, और बहुत समझाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो अगर चीज़ अच्छी है तो एक दिन क्लिक होती है और लोग उसको मानते ही हैं. मैं इतना बताना चाहूँगी कि हमने सैनिटाइजर पाउच बिफोर खाना खाने के पहले बनाने के वाले किए थे. हम इतने होटल्स गए, इतने रेस्टोरेंट, सबसे बातचीत किए 5 स्टार, कि जब कस्टमर आप उनको खाने के बाद नींबू काट के देते हो हाथ धोने के लिए, लेकिन वो आते हैं और स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन आते वक्त किसी का ध्यान नहीं जाता कि हमने हैंड सैनिटाइज करना चाहिए. मगर 1-2 को छोड़ के बोलते थे वो जाने, हमको हमें क्या करना पड़ता, उनको हाथ धोना है. वो देखे हम कहते हैं आप वो अगर 2000-4000 का बिल खाना खा रहे हैं तो उसमें अगर आप 10 रुपये लगा दोगे 5 पाउच के तो क्या फ़र्क पड़ेगा. नहीं, लेकिन पैंडेमिक आई और वही चीज़ लोग अब इतना पैसा दे के कर रहे. इसलिए हम लोग स्ट्रगल करो. कुछ लोग तो पी भी गए सैनिटाइजर. नहीं, जबकि वो लेमन सैनिटाइजर था कि आपका हाथ सैनिटाइज होगा, आप खाना खाओगे आपको नींबू की खुशबू आएगी. तो पी भी सकते हैं. फिर भी नहीं लोग इतना पी भी सकते हैं. सीरियसनेस नहीं है. पी सकते हैं उसको. ठीक है. मैंने तो अभी तक नहीं पिया है राज. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. राहुल सर, जितने अभी लोगों के स्टार्टअप एस्पिरेशंस होते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा शॉर्टली. बहुत बार क्या होता है कि स्टार्टअप्स व्हाट दे आर कंस्ट्रेंड विद, ऑफ कोर्स दे आर नॉर्मली कंस्ट्रेंड विद मनी, बट मेनी टाइम्स दे आर कंस्ट्रेंड विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू बिजनेस. क्योंकि एक बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स लगते हैं. तो स्किलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. खुद के स्किलिंग के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है. 3 तरीके से स्किलिंग हो सकती है. एक, या तो आप खुद सीखो, या तो जो स्किल आप में नहीं है, प्रॉब्लम किसी में मार्केटिंग का स्किल नहीं होता है, किसी में फाइनेंस का स्किल नहीं होता है, ऐसे लोगों को आपके टीम में लाओ, एज ए एम्प्लॉय लाओ या एज ए को फाउंडर लाओ. बट तीसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, सीक मेंटोरशिप एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर जर्नी. बिकॉज यू नो मेनी टाइम्स स्टार्टअप को ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा लगता है कहाँ पे एक जगह हम लोग पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम किसी कंसल्टेंट या किसी से
गाइडेंस लेके आगे की जर्नी करेंगे। प्रोबेबली तब तक आपने आपके सवाल खुद ढूंढ लिए होते हैं जी। जो आप शुरुआत आपकी जर्नी शुरू में है, अर्लीस्ट पॉसिबल मेंटरशिप लीजिए। आप जो भी फील्ड में और जो भी करना चाह रहे हो, हर फील्ड में देयर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल एंड हु आर ऑलवेज हैप्पी टू गाइड यू। मैंने बहुत से लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है। सो दैट इज जस्ट माय वन लाइनर मैसेज, सीक मेंटरशिप, फोकस ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच। टीम बहुत ज़्यादा सपोर्ट, डेवलपमेंट इज मस्ट। तो ये पेंडेमिक के समय वी आर इनटू सीवेज ट्रीटमेंट। हम लोग हॉस्पिटल्स के सीवेज जो सीवर वाटर है वो पूरा ट्रीट करते हैं। पूरे पेंडेमिक में 1.5 साल में हमारा एक भी एम्प्लॉय आधा घंटा भी छुट्टी नहीं मारी। दे वर वर्किंग राउंड द क्लॉक। वी आर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट। सारे कोविड हॉस्पिटल्स के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग चलाते हैं। हमारे किसी बंदे ने कि कभी एक्सक्यूज़ नहीं दी। दे वर नोइंग कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी जस्ट कांट स्टॉप आवर वर्क। सो ये मंच पे मैं हर एक टीम मेंबर ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक आई विश टू थैंक, और आई विश टू थैंक ईच एंड एवरीवन हूएवर हैज कंट्रीब्यूटेड देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस पैंडेमिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की जगह अगर सोल्यूशंस ढूंढना शुरू करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई एंड नहीं है, क्योंकि टीम बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट ये जिस्ट है किसी भी सक्सेस का। तो जितना ज़्यादा अच्छा टीम बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग अपने सारी टीममेट्स का करते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस कन्वर्ट होते जाते हैं। सो हिम्मत, मेहनत, ईमानदारी, दिस लीड्स टू सक्सेस आई फील। थैंक यू सो मच जी। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, थोड़ा करीब लाने माइक। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना भी एक्सपीरियंस है आई वुड लाइक टू से, अगर कुछ करना है ना कर डालो, फिर देखना क्या होगा। करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करके देखो। और कभी भी नहीं सोचना कि इस चीज़ के मैं इक्विप नहीं हूँ। अगर इक्विप नहीं हूँ तो जाके सीखो, करके देखो, ट्राई करके देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चित्रा मैम जी कहेंगे, इस डर से आप बाहर आइए और जैसा इन्होंने बताया आप एक बार करके देखिए। एक डेडिकेशन और ईमानदारी आपको कन्वर्ट कर देती है सक्सेस की रास्ते में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बी सक्सेसफुल, जस्ट फॉल इन लव विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। आप अगर जो भी कर रहे हैं फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करते हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसी लव मैरिज होगी जो फेल नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया। नगर पालिका के लोग थे या एनजीओज वाले घूम रहे थे जो काम कर रहे थे, उस दौरान मैं जब भी घर से निकलता था तो मेरी पत्नी मुझे जाते वक्त एक ही चीज कहती थी कि मास्क पहने रहना और वापस आते वक्त डोंट गेट कोरोना। तो 150 एपिसोड मेरे हुए, मैं थोड़ा कमजोर पड़ा तो क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, मुझे घबराहट होने लगी थी। क्योंकि जब मैं कोविड हॉस्पिटल्स में जाता था, कोविड वार्ड्स में जाता था, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी क्या सीनरी चल रही थी और मैं उसको कैमरा पे भी दिखाता था। कई बार मुझे कई सारे ऑफिशियल धक्का वक्का भी दे देते थे, मैं कई बार गिर भी जाता था। और क्या मैं बड़ा दुबला हूँ, तो जब मैं गिरता हूँ तो उठने में मेरे को बड़ा वक्त लगता है। तो ये बड़े एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन एक चीज, मेरे पिता ने मेरे को एक ऐड भेजा, एक यूट्यूब पे एक लिंक था, वो लिंक भेजा 1990 के दशक में, क्योंकि आई एम अ 90s बॉय, आई नो इट, आप में से कईयों को याद होगा। एक पेन आया था, उस पेन का नाम था रोटोमैक। उस रोटोमैक पेन की ब्रांडिंग के लिए रोटोमैक पेन को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको लोग ज्यादा सीरियसली लें। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया और जावेद अख्तर साहब ने उस एडवर्टाइजमेंट में, वो वीडियो में आए, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एक कविता लिखी, जो कविता आज बहुत सटीक बैठती है उन सब पे जो शायद इस मंच पे बैठे हैं, जो इस मंच के लिए जिम्मेदार हैं और जो अच्छा काम करते आए हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया फॉर नागपुर के इस भव्य कार्यक्रम में 75वीं सालगिरह है देश की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वतन